हेलो बच्चों, आज हम लोग गुर्जर प्रतिहार वंश का राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास जानने के साधन और उसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम राजनीतिक इतिहास में उसके जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें नागभट्ट प्रथम, वत्सराज और नागभट्ट द्वितीय और रामभद्र पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं नागभट्ट प्रथम के बारे में। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था और इसका शासनकाल जो था 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक था। वह एक पराक्रमी शासक था। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने एक शक्तिशाली मलेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था और यह मलेच्छ शासक संभवतः सिंध का अरब शासक था। और इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिमी भारत की रक्षा की और उसके द्वारा रौदे हुए अनेक प्रदेशों को पुनः जीत लिया। ग्वालियर अभिलेख में कहा गया है कि मलेच्छ राजा की विशाल सेनाओं को चूर करने वाला मानो नारायण रूप में वह लोगों की रक्षा के लिए उपस्थित हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि नागभट्ट ने अरबों को परास्त कर भड़ौच के आसपास का क्षेत्र छीन लिया और अपनी ओर से चाहमान शासक भतृवड्ढ द्वितीय को वहाँ का शासक नियुक्त किया। हंसोट लेख से इसकी पुष्टि होती है, जो नागभट्ट के समय में जारी करवाया गया था। इसके पहले अरबों ने जयभट्ट को पराजित कर भड़ौच पर अपना अधिकार कर लिया था, किंतु नागभट्ट ने पुनः वहाँ अपना अधिकार स्थापित कर भतृवड्ढ को शासक बनाया। नागभट्ट का समकालीन अरब शासक जुनैद था और मुस्लिम लेखक अल बिलादुरी के विवरण से पता चलता है कि जुनैद को मालवा के विरुद्ध सफलता नहीं मिली थी। इस प्रकार गुजरात और राजपूताना के एक बड़े भाग का वह शासक बन बैठा। नागभट्ट प्रथम जो था गुजरात और राजपूताना के एक बड़े भाग का शासक बन बैठा। गुर्जर प्रतिहार वंश का अगला शासक वत्सराज है। नागभट्ट प्रथम के पश्चात उसके दो भतीजे हुए थे, कक्कुक और देवराज ने शासन किया था। ये दोनों निर्बल शासक थे। ठीक है, जिसकी किसी भी उपलब्धि के विषय में हमको ज्ञात नहीं है। इस वंश का जो चौथा शासक है वत्सराज है। ठीक है, इन दो नागभट्ट प्रथम और वत्सराज के बीच दो शासक और हुए थे, कक्कुक देवराज, लेकिन इनकी ये निर्बल शासक थे। इनकी किसी उपलब्धि के विषय में हमको कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, और क्रम में अगर हम देखेंगे तो चौथा शासक वत्सराज है और इसका शासनकाल 775 से 800 ईस्वी तक हुआ। और जो देवराज का पुत्र था, यह वत्सराज जो था यह देवराज का पुत्र था। वह एक शक्तिशाली शासक था जिसे प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जा सकता है। उसने कन्नौज पर आक्रमण कर वहाँ के शासक इंद्रायुध को हराया और उसे अपने अधीन कर लिया। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने प्रसिद्ध भंडी वंश को पराजित कर उसका राज्य छीन लिया था। कुछ विद्वान इसकी पहचान जो है हर्ष के ममेरे भाई भंडी द्वारा स्थापित वंश से करते हैं, लेकिन यह संदिग्ध है क्योंकि हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते भंडी ने कोई स्वतंत्र वंश या राज्य स्थापित किया था। कुछ अन्य इतिहासकार इसे जोधपुर लेख में उल्लिखित भट्टी कुल बताते हैं। इस प्रकार इस विषय में कुछ निश्चित नहीं हो पाता है। वत्सराज को सर्वाधिक महत्वपूर्ण सफलता गौड़ों के विरुद्ध मिली और राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय के राधनपुर से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि वत्सराज ने गौड़ देश के शासक को पराजित किया था। इसके अनुसार मदान्ध वत्सराज ने गौड़ की राजलक्ष्मी को आसानी से हस्तगत कर उसके दो राजछत्रों को छीन लिया। जयानक कृत पृथ्वीराज विजय से पता चलता है कि उसके सामंत दुर्लभ राज ने गौड़ देश पर आक्रमण कर विजय प्राप्त किया था। मजूमदार का विचार है कि प्रतिहारों पालों के बीच युद्ध दोआब में कहीं हुआ और प्रतिहार सेनाएं बंगाल में नहीं घुसी। यह वत्सराज की सबसे बड़ी सफलता थी। यह पराजित नरेश पालवंशी शासक धर्मपाल था। इस प्रकार वत्सराज उत्तर भारत के एक विशाल भूभाग का स्वामी बन बैठा, परंतु राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने उस पर आक्रमण किया और युद्ध में बुरी तरह परास्त कर दिया। भयभीत होकर वत्सराज राजपूताना के रेगिस्तान की ओर भाग गया। राष्ट्रकूट लेखों राधनपुर और बनी दिंदोरी, जो राष्ट्रकूट लेख है राधनपुर और बनी दिंदोरी से पता चलता है ध्रुव ने वत्सराज को पराजित करने के साथ साथ उन दोनों श्वेत राजछत्रों को भी हस्तगत कर लिया जिन्हें उसने गौड़ नरेश से छीना था। ध्रुव का आक्रमण एक धावा मात्र था। उत्तर में अपनी शक्ति का एहसास कराने के उपरांत वह स्वदेश लौट गया। ध्रुव के वापस लौटने के बाद भी वत्सराज अवंती पर अधिकार नहीं कर पाया और उसकी शक्ति निर्बल बनी रही। इसका लाभ उठाते हुए उसके पाल प्रतिद्वंदी धर्मपाल ने भी
वत्सराज को परास्त किया। उसने कन्नौज से वत्सराज द्वारा मनोनीत शासक इंद्रायुध को हटाकर उसके स्थान पर चक्रायुध को शासक बनाया। उसने कन्नौज में एक दरबार किया जिसमें उत्तर भारत के अधीनस्थ राजाओं ने भाग लिया। इसमें वत्सराज भी उपस्थित होने के लिए बाध्य होना पड़ा। उसकी स्थिति अधीन शासक जैसी थी। अगला हमारा शासक है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय वत्सराज के पश्चात उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय शासक बना। इसका शासनकाल 800 से 833 ईस्वी था। गुर्जर प्रतिहारों का राजा हुआ। वह अपने वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करने में जुटा। ग्वालियर लेख में उसकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। उसके अनुसार उसने कन्नौज पर आक्रमण कर चक्रायुद्ध को वहाँ से भगा दिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। नागभट्ट ने आंध्र, सिंध, विदर्भ, कलिंग को भी जीता। लेख में कहा गया है कि इन देशों के राजाओं ने उसके सम्मुख उसी प्रकार आत्मसमर्पण कर दिया जिस प्रकार से पतंग दीपशिखा के समक्ष करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व में पालों और दक्षिण में राष्ट्रकूटों की शक्ति से भयभीत होकर इन राज्यों ने प्रतिहार नरेश के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। अपनी स्थिति मजबूत बना लेने के बाद नागभट्ट ने पालों के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया, जिनके शासक धर्मपाल के हाथों उसके पिता वत्सराज की पराजय हुई थी। मुंगेर के समीप एक युद्ध में उसने धर्मपाल के नेतृत्व में पाल सेना को पराजित कर दिया। इस युद्ध में कक, बाहुक, धवल और शंकरगढ़ उसके सामंतों ने भी भाग लिया था। चाटसू लेख में कहा गया है कि शंकरगढ़ ने गौड़ नरेश को हराया तथा समस्त विश्व को जीतकर अपने स्वामी को समर्पित कर दिया। यह स्वामी से तात्पर्य नागभट्ट से ही है। इस प्रकार उत्तरी भारत का शक्तिशाली शासक वह बन बैठा। अपनी महानता एवं पराक्रम को सूचित करने के लिए नागभट्ट ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। याद रखिएगा, नागभट्ट ने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। परंतु नागभट्ट की शक्ति एवं पराक्रम का राष्ट्रकूट नरेश गोविंद सहन नहीं कर सका। राष्ट्रकूट नरेश गोविंद सहन नहीं कर सका। अपने पिता की भांति उसने भी उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। सर्वप्रथम उसने अपने भाई इंद्र को गुजरात का राज्यपाल बनाया, फिर पूरी शक्ति के साथ नागभट्ट पर आक्रमण किया। मन्ने, सिसवे, राधनपुर के लेखों से इस बात की सूचना मिलती है कि नागभट्ट बुरी तरह पराजित किया गया। अल्टेकर का विचार है कि दोनों के बीच युद्ध बुंदेलखंड के किसी क्षेत्र में लड़ा गया। गोविंद ने चक्रायुद्ध धर्मपाल को पराजित किया और विजय करते हुए हिमालय तक जा पहुंचा। किंतु सदा की भांति इस बार भी निजी कारणों से राष्ट्रकूटों को दक्षिण लौटना पड़ा। इस पराजय में नागभट्ट हताश नहीं हुआ तथा उसने उत्तर भारत के अनेक विजयों को विजय कर इस क्षति की पूर्ति कर ली। ग्वालियर अभिलेख में इस अनर्थ, किरात, तुरुस्क, वत्स, मत्स्य आदि का विजेता कहा गया है। उसने लगभग उन सभी प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया जो पहले धर्मपाल के अधीन थे। शाकंभरी के चाहमान शासक भी उसकी अधीनता स्वीकार करते थे। वह नागभट्ट का साम्राज्य हिमालय से नर्मदा नदी तक तथा गुजरात से लेकर बंगाल की सीमा तक विस्तृत हो गया और इस प्रकार अपने वंश का प्रतापी शासक था जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया। और अगला हमारा शासक है रामभद्र। नागभट्ट द्वितीय के बाद उसका पुत्र रामभद्र गद्दी बैठा हुआ अत्यंत दुर्बल शासक था जिसने मात्र 3 वर्षों तक राज्य किया। उसके समय में प्रतिहारों की पालों के हाथों पराजय उठानी पड़ी। इसके समय में प्रतिहार जो है पालों से पराजित हो गए थे। नारायण पाल के बादल लेख से सूचित होता है कि देवपाल ने गुर्जर राजाओं के घमंड को चूर चूर कर दिया। यह तात्पर्य रामभद्र से ही प्रतीत होता है, किंतु साम्राज्य के कुछ दूरस्थ प्रदेशों पर उसका अधिकार बना रहा। तो ये इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम मिहिर भोज प्रथम पढ़ेंगे जो गुर्जर प्रतिहार वंश का महत्वपूर्ण शासक है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।